वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जब तक ये प्रेज़ेंटेशन मैं दूँगी, मैं आप सबको म्यूट करने वाली हूँ। तो जो भी आपको इस प्रेज़ेंटेशन के बारे में जो भी प्रश्न होंगे, इफ़ यू हैव सम क्वेरीज़, तो आप प्रेज़ेंटेशन के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो सेकंड वेबिनार है, ये है हमारा वोकेटी की केस स्टडीज़ के लिए, क्या होता है वोकेटी केस स्टडीज़ के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी तक के लास्ट वेबिनार में हमने ये देखा कि हमने कुछ टेम्पलेट्स भरने के लिए आप सबको बोला बोला था कि एक एक रास्ते पर क्या-क्या चीज़ें होती है। मतलब जब हम एक रास्ते पर चलते हैं तो हमें अगर उस स्ट्रीट को रीडिज़ाइन करना है, हम एक अर्बन डिज़ाइन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो हमें उस स्ट्रीट को किस तरह से देखना चाहिए। तो उसके छोटे-छोटे जो चीज़ें होती है रास्ते पर, तो वो सब चीज़ें हमें क्यों देखनी होती है, किस तरह से देखनी होती है, उसका एक थोड़ा अलग-सा नज़रिया हमें डेवलप करना होगा। तो वो क्या नज़रिया होता है, उसके लिए हम ये प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम क्या-क्या देखते हैं एक रास्ते पर। तो ये है कुछ कंपोनेंट्स जो जब हम एक रास्ते को डिज़ाइन करते हैं, तो हम ये कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हैं कि रास्ते पर क्या कितने ट्रीज़ है, वो क्या फुटपाथ पर ट्रीज़ आ रहे हैं या नहीं, फुटपाथ कंटिन्यूअस है या नहीं, कहीं पे टूट रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने टेम्पलेट्स के द्वारा भी हम आप सबसे बोला गया था कि आप सबको वो भर के भेजना है। अब वो हमने क्यों बोला है, इसके बारे में ये प्रेज़ेंटेशन है। कि यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि जैसे कोई अ, जो लोग मतलब ब्लाइंड है, जो लोग व्हील चेयर पर जाते हैं, तो उन लोग के लिए भी कैसे सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया है नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो एक कंपोनेंट जो हम रास्ते का एक जो कंपोनेंट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में अब सर्विसेज, जो भी लाइट पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, एमएससीबी के बॉक्सेस होते हैं, ये सारे हम देखते हैं कि वो फुटपाथ पर डाल दिए जाते हैं। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जब हम स्ट्रीट को डिज़ाइन करते हैं उसके लिए। साइनेजेस बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ पर पैदल चलने का रास्ता है, कहाँ पर बाइसिकल ट्रैक है, क्या है, वो तो साइनेजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही बस स्टॉप्स के लिए जगह होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम ये रोज़ रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब हम गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें हमें दिखती है कि साइनेजेस होते हैं, कहीं पे बस स्टॉप्स होते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स होते हैं, फिर और काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, अलग-अलग मटेरियल होते हैं। फुटपाथ कभी कंक्रीट का बना होता है, कभी पेवर ब्लॉक का बना होता है, कभी बाइसिकल ट्रैक पेंटेड होते हैं, कभी सीमेंट के होते हैं। तो ये सब हम जो देख रहे हैं, उसको हम एक डिज़ाइनर के हिसाब से उसको किस तरह से देखना होता है, और किस तरह से वो चीज़ें इंडिया में और बाहर फॉरेन कंट्रीज में उसको किस तरह से किया गया है। तो वो हम इस बार आज देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें है कि अब ये फुटपाथ पर जो पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ अगर फुटपाथ को ऐसे ऑक्यूपाई कर ले, फुटपाथ के ऊपर हो, तो पैदल चलने वाला फिर नीचे से चलता है, वो रास्ते के ऊपर से चलना पड़ता है उसको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ये एक पुणे में फुटपाथ बनाया गया है, ये प्रसन्न देसाई सर ने बनाया हुआ फुटपाथ है, जहाँ पर जो भी पेड़ थे रास्ते पर, वो हमने सारे ये पेड़ गिन कर वो सब सब बनाए हुए हैं, और उन पेड़ों के पास हमने ये बैठने के लिए जगह डिजाइन करी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पेड़ जो है, पेड़ के पास कुछ जगह छोड़ दी गई है, जैसे पेड़ जो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो उसके लिए जगह मिल गई, और हमें बैठने के लिए भी जगह मिल गई, और पैदल चलने वालों के रास्ते के बीच में ये पेड़ नहीं आ रहे। तो इस तरह से पेड़ों को हमें पेड़ों के लिए हिसाब से हमें डिजाइन करना होता है। दूसरी चीज, जैसे कि अब पेड़ जो है फुटपाथ पर दो तीन प्रकार से, एक होता है कि अगर पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है, ये पेड़ों की जड़ें जब ऊपर आती है, तो कुछ पेड़ों की ऐसे ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से फुटपाथ से टूटने लगता है। तो उस ऐसे जब होता है, तो हम पेड़ों को इस तरह से उसके बगल में हम कुछ जगह छोड़कर फिर ऐसे सिटिंग्स बनाते हैं, ऐसे बैठने के लिए जगह बनाते हैं। अब एक एक होता है ये तरह का पेड़, जहाँ से उसकी जो जड़ें वो बाहर नहीं निकलती है, वो उसके लेवल पर नीचे ग्रो होती है। तो उसके लिए हम ये ट्री के लिए ग्रेटिंग यूज करते हैं। ये कंक्रीट के भी होते हैं, कभी स्टील मेटल के भी मिलते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार के डिजाइन हम करते हैं फुटपाथ के ऊपर, कि वही कि पेड़ किस तरह से है उस हिसाब से।
अब ये दूसरा चीज है कि तो ये हमने दो प्रकार के ये देखे कि किस तरह का पेड़ होने से किस तरह का उसको ट्रीटमेंट या फिर किस तरह का डिजाइन किया जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट है, अब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। अब आप बहुत जगह पर देखेंगे कि इस तरह की पीली कलर की ये टाइल्स लगी होती है फुटपाथ पर। अब इसका मतलब ये कुछ जगह पर आपने इस तरह की टाइल देखी होगी जिस पर लाइन बनी है, कुछ जगह पर आपने ये सर्कुलर ऐसे ये है गोल बने हुए ऐसी टाइल्स देखी होंगी। अब इन टाइल्स का मतलब है कि ये टाइल्स जो है ये जो लोग अंधे होते हैं, जो जिनको दिखाई नहीं दे, उनके लिए होती है ये टाइल। तो जहाँ पर ये सीधी लाइन होती है, तो ये टाइल के उन्हें जब वो अपनी लकड़ी इस पर रखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर चलना है। तो जहाँ पर उनको चलना, वो ये जो सीधी लाइन है उसके हिसाब से अपनी दिशा उनको समझ में आती है, किस दिशा में उनको चलना है। और जब यहाँ पर ऐसे गोले बने हुए होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ रुकना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो में कि यहाँ फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर ये सीधे लाइन वाली टाइल लगी हुई है, और जहाँ पर क्रॉसिंग है वहां पर ये गोल वाली टाइल लगी हुई है। इसका मतलब उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर रुकना है, उनको यहाँ पर कुछ खतरा है, यहाँ पर रुकना है। फिर उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ से हमें क्रॉस करना है। अब आप देख रहे हैं कि क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पर भी वो सीधे लाइन वाली टाइल लगाई हुई है। तो ये एक डिजाइन का ही एक पार्ट है कि हम एक जब फुटपाथ डिजाइन कर रहे हैं तो हम इस तरह से यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को अ, हम उसका ध्यान रखते हैं। अब ये जो है यहाँ पर हम बताएं कि एक बफर बनाया जाता है कि मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये फोटो हमारे एक साथी इंदौर के जो साथी है उन्होंने ही भेजा हुआ फोटो है। ये इंदौर का रास्ता है जहाँ पर ये गाड़ियां सारी फुटपाथ पर लगी हुई है। अब इसका एक रीजन है कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर रास्ता है, रास्ते के बाद यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे कंक्रीट का बनाया हुआ है जिसके ऊपर से गाड़ी ऊपर फुटपाथ पर आ जा रही है। पर अगर इसी इसी फुटपाथ को थोड़ा अलग तरह से डिजाइन करें, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है कि ये रास्ता है, रास्ते के बीच में उन्होंने यहाँ पर ग्रीन बफर डाल दिया है, मतलब कि पेड़ लगाए हुए हैं। तो पेड़ लगा देने की वजह से, अब पेड़ों की वजह से क्या हो रहा है कि ये रास्ते से कोई फुटपाथ पर गाड़ी नहीं ला सकता। तो हो गया, फिर यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां अलग हो गई, और जो पैदल चलने वाले और बाइसिकल नॉन मोटराइज्ड है वो अलग हो गया। तो इसकी वजह से क्या, ये ग्रीन बफर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उससे ये सेपरेट हो जाता है और फिर इधर का यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता। तो ये एक डिजाइन एलिमेंट है जो कि बहुत जो कि हम यूज करते हैं फुटपाथ डिजाइन में। एक अब नेक्स्ट है कि ट्रैफिक काल्मिंग। अब ट्रैफिक काल्मिंग मतलब कि जैसे हम स्पीड ब्रेकर्स होते हैं रास्ते पर कि जिससे ट्रैफिक थोड़ा स्लो होता है। तो अब स्लो ट्रैफिक स्लो क्यों करना है, क्योंकि हमें पेडेस्ट्रियंस को फुटपाथ के मतलब रास्ते के एक एक तरफ से दूसरी तरफ उनको पैदल चलने वालों को पहुंचाना है। अगर वो पहुंचाना है तो गाड़ियों को धीरे होना होगा। तो अगर गाड़ियों को स्लो करना है, काल्मिंग मतलब कि ट्रैफिक को थोड़ा स्लो करना है, तो हमें दो तीन तरह तरह से हो सकती है। एक है कि हम यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स है, हम ये ब्लॉक्स लगाते हैं जिनको हम ये स्टोन ब्लॉक्स हो सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रैफिक वहाँ पर चल रहा है, तो ट्रैफिक वहाँ यहाँ स्लो हो गया और फिर हम उसके बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग देते हैं। एक ये दूसरा मेथड है जो आजकल के स्पीड ब्रेकर यूज होते हैं, जो कि यूज करते हैं लोग ट्रैफिक कामिंग के लिए। और एक है कि इस तरह से कुछ ये कंक्रीट के बैंड्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कामिंग हो सकता है। अब यार आप देख सकते हैं कि अब ये जो हम रास्ते पर ये सारे जो बैनर्स लगे होते हैं, ये वो अब ये भी डिजाइन का पार्ट है। अब वो कैसे, कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुटपाथ पर बैनर तो लगा हुआ है, लेकिन एक अच्छे तरह से उस बिलबोर्ड को वो डिजाइन किया हुआ है, उसके लिए एक जगह बनाई गई है और इसी पर बैनर लगते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ना चलने वालों को कोई दिक्कत होती है ना कुछ, और चलने वाले सीधे जा रहे हैं, बैनर पे वो लोग देख भी पा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। अब ये हमारे यहाँ का है फोटोग्राफ, जहाँ पर रास्ते के बीच में बैनर है। अब चलने वाला तो अब रास्ते पर ही चलेगा। तो इस वजह से ये जो बिलबोर्ड्स है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर लगानी है, ये सब चीजें भी हम हमें डिजाइन करनी होती है। तो अब हम ये जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं आज, ये जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये इसलिए है क्योंकि जब हमें
आगे इसका एडवोकेसी करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अर्बन डिजाइन क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसका हर एक छोटी छोटी चीज को डिजाइन क्यों कर रहे हैं और डिजाइन का महत्व क्या है। तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 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 चीजें एक्चुअली डिजाइन करनी होती है एक रास्ते पर। अब जैसे ये एक फुटपाथ है, ये पुणे में बनाया गया है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गोल वाली जो टाइल मैंने आपको दिखाई थी वो लगाई है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग आने वाला है तो उनको रुकना है। फिर ये टाइल है जहाँ से उनको सीधे जाना है। फिर यहाँ पर एक और टाइल की लाइन है। अब इस क्रॉसिंग पर फिर गोल बने हुए हैं जिस टाइल पे, वो टाइल्स लगी है। दूसरा दूसरा चीज है ये बोलार्ड। तो अब ये बोलार्ड जो है, ये हम लगाते हैं 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पर लगाते हैं हम इसको। और अब यहाँ से, और ये इसलिए होते हैं ताकि टू व्हीलर ना जाए। अब यहाँ पर इनके बीच में एक बोलार्ड को हटा दिया गया है, ताकि अ, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर व्हील चेयर को जाना है तो ये वो व्हील चेयर यहाँ से जा सकती है। इसीलिए यहाँ से एक बोलार्ड को हटा दिया गया है। तो अब यहाँ से ये हुआ। अब यहाँ पर ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर बोलार्ड लगाए गए हैं। अब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, अब आप देख रहे हैं कि फुटपाथ के ही लेवल पर जा रहा है इधर, मतलब एक व्हीलचेयर जो है ऐसे सीधे जा सकता है। और उसके बाद यहाँ से क्रॉसिंग करके आप सीधे फुटपाथ की दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये जो बोलार्ड है, इसका इसका ये महत्व है। अब यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई गई है, ये इसको रेस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं। अब ये जो है वो फुटपाथ के लेवल पर बनाई गई है। तो अब ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक रास्ते पर क्रॉसिंग बनाना है, एक रास्ते पर फुटपाथ बनाना है और वहां से क्रॉसिंग करवाना है। तो अब बहुत सी जगह पर ऐसा हो जाता है कि फुटपाथ के बाद ये रेस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाया हुआ होता है, लेकिन वो सिर्फ आधा ही बनता है, पूरा दूसरे फुटपाथ तक के नहीं बनाते। लेकिन इसका आप यहाँ देख रहे हैं कि बोलार्ड्स का एक लाइन, फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, फिर यहाँ पर रेफ्यूज एरिया कहा जाता है इसको, जहाँ पर ये डिवाइडर के वहां पर लोग रुक सकते हैं और फिर यहाँ से दोबारा क्रॉस कर सके। ये जो आप बोलार्ड्स देख रहे हैं दूसरे, ये फुटपाथ की दूसरी तरफ बने हुए हैं। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब फुटपाथ के ऊपर क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ सीटिंग्स बने हुए हैं, यहाँ पर कोई एक स्कल्पचर रखा हुआ है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टाइल्स फिर से वो टैक्टाइल्स जिसको हम कह रहे हैं, जो ब्लाइंड लोगों के लिए, जो अंधे लोगों के लिए बनाई हुई होती, तो वो ये टाइल्स है। और अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अलग स्क्वायर टाइल्स लगी हुई है। अब ऐसा है कि ये फुटपाथ जो है ये बना हुआ है कंक्रीट से, ये स्टैम्प कंक्रीट बोला जाता है इसको। तो ये होता है कि वो कंक्रीटिंग करते हैं और कंक्रीटिंग के ऊपर छापे मार के उस पर कुछ डिजाइन बनाया जाता है, तो ये वो कंक्रीट है। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर टाइल्स लगे हुए हैं। अब ये टाइल्स क्यों है यहाँ पर, इसका एक अलग महत्व है। अब इस फुटपाथ पर जितने भी सर्विसेज जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस हो या फिर वाटर सप्लाई के लाइंस हो, जो भी हो, वो इसके नीचे है। अब उसकी उसमें कोई भी खराबी आती है, कुछ भी खराब होता है, कुछ ठीक करवाना है, जो भी है, तो उसमें उस केस में ये जो है, ये टाइल्स को हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल के यहाँ पर उसका रिपेयर हो सकता है और फिर से ये टाइल्स लग सकती है, जो कि कंक्रीट के साथ नहीं कर सकते, हम कंक्रीट को तोड़ नहीं सकते। इसीलिए सारी सर्विसेज को इकट्ठा इस एक लाइन में लाया गया है। अब आप देख रहे हैं कि लाइट पोल भी इसी लाइन के ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन सारी यहीं पर है। तो ऐसे करके ये सारे सर्विसेज को एक लाइन में लाकर इसके ऊपर पेविंग ब्लॉक्स, ये जो टाइल्स है, ये लगा दिए, तो इसको रिपेयर हो सकता है। तो ये भी एक कंपोनेंट है जब हम स्ट्रीट को डिजाइन कर रहे हैं, कि हम सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, लाइटिंग का क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। ये जो सारे जो स्ट्रीट्स हम देख रहे हैं, इनको डिजाइन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, जो कि अब एक सिटी लेवल पर काफी सारे सिटीज ने, जैसे चेन्नई ने या फिर पुणे ने, दे हैव मेड, उन्होंने ये स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस बनी हुई है। ये जो आईटीडीपी और ईपीसी ने ये है, पुणे पुणे के लिए बनाई हुई स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस। ऐसी काफी सारी गाइडलाइंस सिटीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो और ये एक है ग्लोबल स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस।
ये नैटो ने बनाया हुआ रिपोर्ट है, जिसको पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एंडोर्स अब किया हुआ है। तो ये सारे गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से ये सारे फुटपाथ और ये सब डिजाइन होते हैं। और इस इन गाइडलाइंस के साथ ही कुछ एक्ट भी होते हैं, जैसे कि एनयूटीपी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, आईआरसी गाइडलाइंस, अर्बन स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस, ग्लोबल स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस, यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस। तो ये सारे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रीट्स को डिजाइन किया जाता है। तो अब ये एक स्केच है जो कि ग्लोबल स्ट्रीट डिजाइन गाइडेंस में दिया गया है, कि यह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि एक रास्ते पर हर एक जन के लिए किस तरह से जगह होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने दिया गया है। तो इस तरह से ये सारी गाइडलाइंस हमें बताती है कि कैसे इन रास्तों को डिजाइन करना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, ये सारी कहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, पेड़ों के आसपास कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, बैठने की जगह कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें एक स्ट्रीटस्केप को इस पर से हम स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन इसका हो सकता है। अब कुछ ये केस स्टडीज है जो कि ओवरऑल इंडिया में या फिर बाहर के देशों में जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो ये है पहले आईपी मार्ग न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रदीप सचदेवा आर्किटेक्ट्स ने किया हुआ डिजाइन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड है, उसके बाद में ग्रीन बफर दिया हुआ है, और फिर ये बड़ा सा फुटपाथ जहाँ पर लोग चल रहे हैं। यहाँ पर भी ये टैक्टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो पेड़ है उसके बगल में ये ग्रेटिंग लगा हुआ है, ये एक अलग टाइप का ट्री ग्रेटिंग है। तो ये कंक्रीट के ग्रेट्स लगाए हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा कर देते हैं कि कंक्रीट को इसके ऊपर पेड़ के ऊपर यहाँ डाल देते हैं, तो उस वजह से वो पेड़ बढ़ नहीं पाता, और फिर वो कंक्रीट कभी टूट जाता है या फिर काफी सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए ये एक तरीका है जिससे पेड़ भी ठीक से ग्रो हो सकता है, और एक मतलब उसकी वजह से और फुटपाथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये भी वह फुटपाथ है जहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई गई है, टैक्टाइल है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इस फुटपाथ को यूज कर रहे हैं, और ये व्हीकल और पेडेस्ट्रियन दोनों में डिफरेंट बफर है। ये है बाबा खड़क सिंह मार्ग न्यू दिल्ली में। ये भी उन्हीं का डिजाइन है, प्रदीप सचदेवा आर्किटेक्ट्स का। तो यहाँ पर भी आप देख ग्रीन बफर, पेडेस्ट्रियन पाथ, यहाँ पर बाइसिकल ट्रैक भी आप देख रहे हैं, और इस तरह से ये डिजाइन किया गया। तो जो पहले जहाँ पर ट्रैफिक ऐसे फुटपाथ ऑलमोस्ट फुटपाथ के ऊपर आ जाता था, और फिर पेड़ों के बीच में गाड़ियां पार्क होती थी ये सब, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ियों की अलग लाइन हो गई और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट अलग से हो गई। ये भी वहीं का फोटोग्राफ है। ये जेएम रोड पुणे, ये अभी नया बन रहा है पुणे में। ये ओएसएस आर्किटेक्ट का काम है, जहाँ पर उन्होंने ये है पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया हुआ है पूरे रास्ते। ये और यहाँ पर यहाँ पर रोड है, उसके बाद एक ग्रीन बफर है, फिर यहाँ कुछ बैठने के लिए जगह है, साइकिल ट्रैक भी है, और तो ये अलग तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। अब ऐसे साइनेजेस यहाँ पर होते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या है। जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ साइकिल ट्रैक है, यहाँ पर साइनेज लगा हुआ है नो पार्किंग का, और फिर ये हो गया पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, मतलब पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता हुआ। तो इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है पुणे में जेएम रोड पर। ये भी वहीं का फोटोग्राफ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज हो गया है जो भी ट्रैफिक है। यहाँ पर साइनेजेस है, साइकिल ट्रैक का के लिए है, सब चीजें एक लाइन में आ गई है, मतलब कि एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि एक सेक्शन बन गया है यहाँ पर, कि यहाँ पैदल चलने वाले लोग हैं, फिर बैठने के लिए जगह है, साइकिल ट्रैक है, ग्रीन बफर है, और फिर रोड है। तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है इन रास्तों। अब ये आईटीआई रोड का प्रोजेक्ट है जो प्रसन्न देसाई आर्किटेक्ट्स ने किया हुआ है। और ये यहाँ पर आप देखते कि पहले इस तरह से हुआ करती थी, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा फुटपाथ 12 मीटर का फुटपाथ यहाँ पर किया है, और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ों के पास यहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। तो इस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गया है।
अब इस प्रोजेक्ट का एक और वैशिष्ट्य ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वार्ड लेवल पर हुआ है। तो सारे हमें जो प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को कॉरपोरेशन में जाके और फिर ये एग्जीक्यूट होते हैं। ये तो एक तरीका है, लेकिन ये एक और एक नया तरीका, एक ऐसा तरीका है जो कि एक वार्ड लेवल पर जो भी कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने ही इसके लिए प्रोत्साहन देकर ये प्रोजेक्ट करवाया है। तो ये प्रसन्न जैसे आर्किटेक्ट ने वार्ड लेवल पर भी किया हुआ है। तो ये ऐसे ही प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए काफी सारे तरीके हैं जिससे ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो रास्ता था और ही इस तरह से हो गया है, जहाँ पर बड़ा सा फुटपाथ है, पैदल चलने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह हो गई है। ये भी वहीं का फोटोग्राफ है। अब ये लखनऊ की एक स्ट्रीट है। अब अब डिजाइन हम कहाँ तक, कितने लेवल तक कर सकते हैं, इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये उदाहरण है कि जैसे अब ये लखनऊ में ये पहले हुआ करता था। अब ये पुरातन एक बिल्डिंग है लखनऊ की। तो अब यहाँ पर ये जो बैंक, कैनरा बैंक के, सॉरी सेंट्रल बैंक के जो बोर्ड्स आ गए हैं, तो इसकी वजह से ये बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो नजर नहीं आ रहा है अच्छे से, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग ठीक से नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने अब क्या, और फिर हर एक दुकान की बोर्ड अलग अलग होती है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक नॉर्म कर दिया कि सारे सारे बिल्डिंग्स को एक एक जैसे, मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में उनको सबको अपने बोर्ड्स बनवाने हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत में जिसका बोर्ड ब्लू कलर में, नीले कलर में ही होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने भी अपने बोर्ड का कलर यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया। तो इस वजह से क्या हो गया कि पूरा जो स्ट्रीटस्केप है, पूरा जो स्ट्रीट दिख रहा है वो पूरा एक जैसा दिख रहा है, और इस तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो स्ट्रीट को डिजाइन किया हुआ है। ये टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क का एक बहुत ही फेमस स्क्वायर है, बहुत ही फेमस चौक है, जहाँ पर उन्होंने पूरा पेडेस्टलाइज करके अब इसको वो काफी फेमस होने की वजह से उन्होंने ये जो भी टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ का, तो वहाँ सारे टूरिस्ट यहाँ पर आके अब पूरा इसको देख सकते हैं अच्छे से। अब पहले जो कि इसको क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो ये पेडेस्ट्रियनाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने पोर्शन में उन्होंने व्हीकुलर ट्रैफिक को कर दिया, और बाकी इतना पूरा जो रास्ता है, 60% ऑफ द रोड जो भी है उन्होंने पूरा पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये पूरा पब्लिक प्लाजा बन गया है यहाँ पर। ये भी वही का फोटोग्राफ है जहाँ पर उन्होंने मतलब रास्ते पर कुछ पेंट वगैरह करके इसको अलग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे, कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ही छोटे से इंटरवेंशन करके, कहीं पे कुछ पेंट करके, कहीं पर बस एक कुछ पेड़ लगा के या फिर पेड़ की एक लाइन लगा के, ऐसे करके उन्होंने रास्ते को सेपरेट किया है, पेडेस्ट्रियन और नॉन पेडेस्ट्रियन, मतलब मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक को। तो इस ऐसे काफी छोटे छोटे इंटरवेंशन हो सकते हैं, छोटे छोटे चीजें हम कर सकते हैं रास्ते पर, जिससे हमें जो वॉकेबिलिटी अचीव करना है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि साइकिल ट्रैक और पेडेस्ट्रियन और पार्किंग इन सबको उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया है एक रास्ते पर। अब ये कोलंबिया बोगोटा का एक फोटोग्राफ है, जहाँ पर बाइसिकल ट्रैक्स पूरे सिटी में उन्होंने डिजाइन करे हैं। तो ये इस तरह से बाइसिकल ट्रैक डिजाइन होते हैं कि वहाँ पर भी ये साइनेजेस रोड पर होते हैं, और जो भी, अब ये टू वे साइकिल ट्रैक है। अब टू वे साइकिल ट्रैक का विड्थ जैसे कि 2.5 से 3 मीटर का दिया गया है स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस में, उस हिसाब से इनको डिजाइन किया जाता है। और इसमें अब ये बफर आप देख सकते हैं जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। अब ये उनमें जो स्मार्ट सिटी स्ट्रीट बनी हुई है वो हम देखेंगे। तो ये पहले हुआ करता था कि यहाँ पर बैंक और ये पार्किंग ऐसे हुआ करता था, पार्किंग होता था। तो अब डिजाइन होने के बाद का फोटोग्राफ है, उसी बैंक के सामने ये पूरा सिटिंग स्पेसेस, ये इलेक्ट्रिक पोल्स आ गए हैं, एक स्कल्पचर आ चुका है, बोलार्ड्स आ गए हैं, यहाँ पर व्हीलचेयर जाने के लिए एक बोलार्ड को हटा दिया गया है, सो व्हीलचेयर भी जा सकता है। तो इस तरह से ये ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज किया गया।
ये ये भी वहीं का फोटो है, पुराना फोटो है, पहले ऐसा था और अब वही रास्ता इस तरह से हो चुका है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, यही बताने के लिए कि एक स्ट्रीट को देखने का नजरिया क्या क्या हो सकता है। और हम डिजाइन करें तो एक अर्बन डिजाइनर के हिसाब से क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है एक स्ट्रीट पर। और इस जो हमने टेम्पलेट्स में आपसे भरवाया है कि कितने पेड़ है, कहाँ पर है, कितनी गाड़ियां चल रही है, क्या जो हमने आपसे वो टेम्पलेट्स में भरवाया था, हम इस तरह का एक डिजाइन हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन मैं आप सबको भेजने वाली हूँ, क्योंकि आप आगे भी इसका आप इसको आप यूज कर सकते हैं कि आपको कहीं पर एडवोकेसी के लिए भी आप ये प्रेजेंटेशन को आप यूज करिए कि किसी को दिखाने के लिए कि क्या मतलब एक डिजाइन स्ट्रीट क्या होती है और एक नॉर्मली हम जो रास्ता बनाते हैं वो क्या होता है, और इसका डिजाइन क्यों क्यों महत्वपूर्ण है और डिजाइन गाइडलाइंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो ताकि आपको इसके लिए मदद हो, इसलिए ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था ताकि आप इसको आगे यूज कर सके। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको जल्द ही भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। आप सबको अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। I think Yeah. because I think this of course government has to be part of this. And Hello. I think what is required is in terms of the lobbying points. Yeah. Will be there, and then I think that that area needs some. You need to work on that area. Of course, local people, the shopkeepers. Hello. Your voice is cracking. I can't understand what you're saying. Okay. Sorry. Can you hear? Can you hear? Yeah. Hello. Hello. Yeah. Yes. Yeah. What I was saying was that that this presentation is it gives us, of course, the vision of the things that we want. So, as organization, the lobbying that we need to do with the people who live on both sides of the road. The other is the so in terms of the lobbying points, the institutions that govern this road, the design of the road, the funders, and so on. Maybe post one of who are the people concerned, how do you go about doing it, sort of that. And then how do you, for example, people can the government of Manipur, they wanted to make a road pedestrianized, no vehicles, but then the protests from the shopkeepers was so strong that they had to abandon the plan. And so there's a lot of need to convince the people who live on both sides of the road, particularly shopkeepers, who think that if you give so much of space, no parking space, for example, and too much of space for walking, then they will lose their sale, and so they keep in the sale, and that kind of thing is there. So a lot of lobbying would be required with those people, the shopkeepers. So I think that area needs a lot of clarity. Yeah. So the thing is that this is another part which we have also mentioned earlier, that what you're saying is very correct. कि shopkeepers की जो आप कह रहे हैं कि shopkeepers काफी प्रोटेस्ट करते हैं कि आप पार्किंग हटा रहे हो यहाँ से और फिर उतने लोग नहीं आ पा रहे। सो इसीलिए जो हम आप थे पिछले बार भी हम पूछ रहे थे कि आपको जब ये प्रोजेक्ट करवाना है तो लोकल कॉरपोरेटर्स हो, जहाँ पर पॉलिटिकली जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हो आप वो उस एरिया में,
तो और शॉपकीपर्स हो वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट करना या फिर उनको ये सब चीज़ें समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी शॉपकीपर्स यूनियन हो, रेसिडेंशियल यूनियंस हो, कोई विकास मंडल होते हैं काफ़ी एरियाज़ में, जैसे ये जो आपने स्मार्ट सिटी का स्ट्रीट देखा, यहाँ पर औंध विकास मंडल कर एक था, जो कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं औंध एरिया में, उन लोगों का एक एसोसिएशन है एक। तो वो लोग, तो इन सब से कांटेक्ट करके, इन सब से मिलके, इन सब के साथ बैठकर ही ये चीजें हो सकती है। जो आपने कहा वो काफी हद तक सही, वो एकदम ही सही सही बात है कि यस वी नीड टू टॉक टू पीपल। हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन लोग वहाँ पर है, क्या क्या वहाँ पर स्कूल्स है, हमें स्कूल्स से बात करनी होगी। ये सारी चीजें भी इन सब में आती है। और जो आप कह रहे हैं वो सही है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? No, as for me, I'm fine. But the only thing is that whether that one project design that I sent, whether that is going to go ahead or not. That's all. Uh, Mm-hmm. the one I have already sent one design, one particular street. So I'm just wondering whether is that enough information? Are we? What is your thinking from your side in terms of going to that design or particular street? Sorry, I can't hear you. No, I was saying that I have sent information about one particular Yeah. street. So are we Yeah. going ahead with that? So That's the the only thing. yeah, so the information which you have sent is correct. Is perfect. We were just waiting for you to send us the same information about two more streets so that we can select one out of it. Okay. No, no, but last time I remember saying that if one that, so you need one, two more, because last time I was informed that you send one, and if it is okay, then we go ahead. Otherwise, you ask for more. So I didn't know you haven't asked for more seats. So Yeah, so it was about you send us for one street, the information for one street, and then if whatever you have sent is okay, then you have to send it for three. So it's not it's like that, because the thing is that many of them were not able to fill the templates that properly. So or they had some issues with the photographs and all. So if somebody has issues with that those can be cleared, but everybody has to send it for three streets. So it's like that. So it's you will have to send it for two more streets, because whatever you have sent is correct. There is no issue with that. So photographs, videos, and whatever templates have been done perfectly. That is not a problem. It's that you will have to send it for two more streets, so that we'll have an option to choose. Because right now, what you have sent, we just thought that the pedestrian count or or that street, we thought it was not that crowded, I think. Or yeah, we but don't. most of the streets are like that. But the Yeah, most crowded ones I sent before, those you thought that it was yeah, it was very it's a crowded. small place, but yeah, but that's once you move out from that place, it's Okay, the streets are more or less empty. okay. So it's more or less empty, the street which you have sent. Yeah, Imphal is a very small place, so you have this main market area where the big crowd is, and the one that I Okay, sent is slightly more crowded, but otherwise once you move out from that, the roads are very empty. But then it's getting eaten up by same kind of design, problematic okay, design. So that's what I thought. okay. That's a connecting road to the main market. Yeah, that's what I Otherwise, was if you coming to. Yeah. Yeah, so one thing that about the what are the two places it connects. So if there is some very important landmark on that place, or if it connects, like you are saying that it connects one major market, then there would be a footfall of some people there, no? Because if the street does not have footfall at all, then it's like then we have to reorganize, or the idea is to reorganize the people there, no? So we need that some kind of uh,
not very crowded place, but we need some number of people who are going there, or some issues with the traffic, or some issues with the pedestrians which are happening on the street. So then that can be tackled through maybe some soft interventions if that is not a very crowded place. So we don't need a hardcore design at such places maybe. The reason I've chosen that particular street is because uh, the shops which used to be inside the main market, they are now pouring out to the other nearby streets, and that's one of the main streets where new shops have a lot of new shops have come up. This used to be mainly houses, living areas, but then now they're converting all of that into shops on the side, and these shops are eating up into the footpaths and to the road. Okay. Important in terms of dealing, at least in modeling for other streets. Okay. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, so your voice was breaking a bit. Yeah, so we are actually looking at the seat which you have sent, but it would be good if you send us 2 more options so that we can choose one out of them. Okay. So we are waiting for it. Yeah. that's fine. Yeah, the thing is that unfortunately, the next 2 weeks starting today, I have my last semester teaching semester at TIES. So for 2 weeks I'm fully involved in my teaching, and then this is the end of the semester. So this week and next week I'm teaching, so I'm not free. So I just came yesterday again, but I'm picking up this visiting faculty activities. So Okay. then only in November I will be able to do. Oh. Because the person who's helping me in back home, they have difficulty, without me. Okay. So till what time can you send that? Maybe around the first week of November, but till 27th, my assignment is here. okay. Okay. Yeah. Okay then. Okay. या और हेलो संजय जी, आप है क्या? आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ संजय जी, आपसे पूछना था कि आपकी तरफ से अभी तक टेम्पलेट्स भर के आई नहीं है, तो उसके बारे में पूछना है। इस वीक में टेम्पलेट भर के आपके पास भेज दी जाएगी। कुछ पर्सनल कामों से मैं अपनी सिटी से बाहर था और फेस्टिवल होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी कुछ काम हो गया है, बट ये दीपावली का फेस्टिवल और छुट्टी होने की वजह से भी सही आंकड़े नहीं मिल पाने की आशा थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा, तो आप कब तक भेजेंगे फिर? इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी कि भेज दी जाए, क्योंकि इस वीक में लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो सड़कों पे छठ पूजा होता है घर में हमारे यहाँ। हाँ। जो काफी बड़े पैमाने पे होता है, दीपावली और छठ के बीच में ये 3 फेस्टिवल लगातार हो जाते हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ, और कंटिन्यू इसमें स्कूल कॉलेज भी बंद होते हैं और इसकी वजह से काफी यातायात ये सब डिस्टर्ब होता है, तो थोड़ा सा इसी की वजह से डिले हो गया। मैं बस जस्ट अभी इस वीक के बाद भेज ही दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके देन, सो वी कॉल इट ऑफ। हम फिर से दोबारा मिलेंगे अगले वेबिनार के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। बाय।